नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स क्या होता है और उसकी कार्यविधि के संदर्भ में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज के प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हैं। आज के प्रशिक्षण को हम लोग निम्नलिखित सामग्री से पूर्ण करेंगे। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के दोष क्या थे, उसकी लिमिटेशंस क्या थी और उस लिमिटेशंस को कैसे दूर किया गया हमारे कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के द्वारा, मतलब कैसे उपचार किया गया उसकी समस्याओं को, उसके बारे में जानेंगे। इसके मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं इस गियर बॉक्स के, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद लेआउट के थ्रू जानेंगे कि ये सारे अंग कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर इस गियर बॉक्स में जो है एक असेंबली का कार्य करते हैं। इसकी कार्यविधि के बारे में जानेंगे कि इसकी कार्यविधि क्या है, कैसे ये स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स से अलग है और कैसे उनसे आने वाली समस्याओं का उपचार करता है, सारा संदर्भ। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में क्या समस्याएं थी। जो है जब हम लोग स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का हमने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया था तो उसमें हम लोगों ने जान लिया था कि उसके साथ समस्या क्या थी। एक समस्या ये थी कि बहुत नॉइजी ऑपरेशन होता था, दूसरा हमें डबल डी क्लचिंग की आवश्यकता होती थी। ठीक है ना, क्यों कि जब हम गियर शिफ्ट करते थे, जब हम स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स को यूज करते थे उस समय हम गियर शिफ्टिंग करते थे, क्यों आवाज करता था वो ऑपरेशन, क्योंकि चलते हुए गियर आउटपुट शाफ्ट में, मतलब मेन शाफ्ट में वो स्प्लाइन शाफ्ट होती थी जिसपे वो आगे पीछे स्लाइड करते थे मोशन में ही, मतलब गियर घूम रहे हैं और गियर घूमती ही अवस्था में वो क्या करते थे, कांटेक्ट में आते थे ले शाफ्ट से, मतलब उनकी मैशिंग होती थी। तो उस वजह से क्या होती थी, वो नॉइजी ऑपरेशन होता था। और नॉइजी ऑपरेशन का एक मेन कारण ये भी था क्योंकि उसमें हम क्या यूज करते थे, स्पर गियर का यूज किया जाता था। स्पर गियर का यूज करने के कारण ये जो इनकी जो ऑपरेशन थी, जो एंगेजमेंट होता था, गियर्स की जो मैशिंग होती थी, वो बहुत ही ज्यादा स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स केस में बहुत शोर वाली होती थी। तो उस नॉइजी ऑपरेशन को हमने दूर करा हुआ नेक्स्ट जनरेशन के गियर बॉक्स में, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में। कैसे दूर किया हमने उसको, उस कंडीशन में हेलिकल और बेवल गियर के यूज किए। हेलिकल और बेवल गियर में क्या होता है, इसमें जो दांत कटे होते हैं, इस पर गियर में जैसे क्या होते हैं, स्ट्रेट दांत कटे होते हैं, सीधे दांत कटे होते हैं, जो आपने गियर के बारे में जाना होगा। और हेलिकल गियर में क्या होता है, देख सकते हैं ये हेलिकल गियर का फिगर है। हेलिकल गियर में क्या होते हैं, आपके जो दांत होते हैं जो कोणी कटे होते हैं, एक एंगल पे हम दांतों काटते हैं जिन्हें हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। और सिमिलरली आपका बेवल गियर भी इसी तरह से होता है, लेकिन बेवल गियर में क्या होता है, शाफ्ट भी कोणी होती है और दांत भी उस पे जो कटे होते हैं, टीथ जो बने होते हैं वो भी कोणीय टीथ होते हैं। तो इन दोनों गियरों का यूज करने से क्या होता है कि जो एंगेजमेंट होता है दोनों गियरों का, ले शाफ्ट के गियर का मेन शाफ्ट के गियर के साथ, तो वो बहुत स्मूथ ऑपरेशन होता है, नॉइज ऑलमोस्ट कम होता है, मतलब एक नाम मात्र का ही नॉइजी ऑपरेशन होता है जो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स की अपेक्षा में बहुत ही स्मूथली हो जाता है। तो पहला जो दोष था यही था, मैशिंग की वजह से जो शोर होता था स्पर गियर के साथ से, हमने स्पर गियर को हटा करके हेलिकल और बेवल गियर का यूज किया, जिससे कि हमारा ऑपरेशन नॉइजलेस हो गया। जो है अगला हमारा ऑपरेशन था, अगली जो समस्या थी हमारी वो थी हमारी कि स्लाइडिंग बैग में जो गियर की मैशिंग होती थी, जब हम गियर की मैशिंग कराते थे तो वो गियर हमेशा क्या करते थे, कंटिन्यूअस रोटेशन में होते थे और सिलेक्टर मैकेनिज्म की सहायता से हम क्या करते थे, गियर्स को आगे पीछे स्लाइड कराते थे। तो वो क्या होती थी ऑपरेशन कि जब हमारे गियर जो मैशिंग थी वो हमारी किस तरह से हो रही है कि मैशिंग गियर के निरंतर रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से क्या होता था आपका, रोटेशन की वजह से जब गियर्स आपस में मैश करते थे, मेन शाफ्ट का गियर ले शाफ्ट के गियर से, तो वो आपस में खुरचने की आवाज आती थी, टूट भी सकते थे, गियर के दांतों के टूटने की भी समस्या हो जाती थी, गियर के भी टूटने की समस्या हो जाती थी, खराबी आ सकती थी, है ना। तो इन सब चीजों के कारण, दांतों के टूटने और खराबों के समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या यूज किया, एक डॉग क्लच का यूज किया, कि जो काम हमारा गियर्स को हम स्लाइड कर रहे थे, अब क्या करते हैं इस कंडीशन में, हमने गियर को स्लाइड कराना बंद करा दिया। गियर अपनी जगह ही मूव करेगा, आगे पीछे स्लाइड नहीं करेगा। हमने एक नई डिवाइस लगा दी जिसको बोलते हैं हम डॉग क्लच, अभी आगे हम जानेंगे। तो डॉग क्लच क्या करता है, डॉग क्लच आपका आगे पीछे स्प्लाइन शाफ्ट में और आउटपुट शाफ्ट की स्प्लाइन शाफ्ट पर वो आगे पीछे स्लाइड करके आपकी रिक्वायर्ड गियर रेशियो में जिस गियर के साथ अटैचमेंट हमें चाहिए होता है उसको हम रिक्वायर्ड ऑपरेशन पे सिलेक्टर के साथ द्वारा हम उसको ले लेते हैं। जिससे क्या होता है, आपका डायरेक्ट हमारी मैशिंग नहीं होती है गियर्स की, विद द हेल्प ऑफ डॉग क्लच के द्वारा हम कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स को यूज करके उस समस्या को हमने समाधान कर लिया, ताकि हमारे दांत सेफ रहें, गियर में कोई खराबी ना हो।
हमें बार बार उसकी सर्विसिंग या मेंटेनेंस या रिप्लेसिंग हमें ना करनी पड़े। दूसरी समस्या हो गई हमारी। तीसरी समस्या क्या थी कि जब हम स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स को यूज करते थे तो ड्राइवरों को स्पेशल स्किल चाहिए थी, एक्सपीरियंस हमें ड्राइवर चाहिए थे। क्यों? क्योंकि हमें उसमें डबल डिक्लचिंग करनी पड़ती थी। पहले गियर से ला के फिर न्यूट्रल में लाएं क्लच दबा करके, देन हम उसको रेस दें। जब हमने अप चेंज की बात हमने करी थी पिछले प्रशिक्षण में, जब हमने डबल क्लचिंग की बात की थी तो उसमें हमने जाना था कि कैसे हम गियर को चेंज करते थे। तो डबल डिक्लचिंग की समस्या से क्या हो जाता कि नॉर्मल ड्राइवर्स के लिए आसान काम नहीं था। तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया यहीं पे कि कांस्टेंट मेश गियर का यूज करने लगे, जहाँ पे जाते हैं कि डॉग क्लच आप सीधे जो है गियर को एक पहले से दूसरे गियर में सिर्फ एक बार क्लच दबा करके आप आसानी से गियर को बदल सकते हैं। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स की तरह नहीं कि हमें एक गियर को चेंज करना है तो 2 बार हमें क्लच पैडल दबाना पड़े। वो उस समस्या को हमने यहाँ पे समाधान कर दिया था। तो चलिए, ये सारी हमारी समस्याएं थी हमारी स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स की, और कैसे ये कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स को दूर करता है ये बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है और कैसे इन समस्याओं से हम निजात पाते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स होता क्या है। देखिए, नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का मतलब है कि कांस्टेंट मैशिंग, मतलब जो मैशिंग किसकी होती है यहाँ पे? गियर्स की मैशिंग। तो जो यहाँ पे गियर्स की मैशिंग होगी, गियर्स की मैशिंग किसके बीच होती है? आपकी ले शाफ्ट के गियर की मेन शाफ्ट के गियर के साथ। तो वो जो मैशिंग होगी वो स्लाइडिंग मेश की तरह ना होकर क्या कर देते हैं हम? कांस्टेंट मेश रहते हैं। मतलब जो अरेंजमेंट है अलग अलग, जैसे आप जानते हैं कि ले शाफ्ट में कई सारे गियर्स लगे होते हैं, सिमिलरली आपके आउटपुट शाफ्ट में कई सारे गियर्स लगे होते हैं। तो ये गियर्स की जो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में था वो अलग अलग रहते थे। लेकिन कांस्टेंट मेश ने क्या कर दिया कि हमें गियर्स को स्लाइड हमें नहीं कराना है, इसमें हम गियर्स की पेयरिंग बना देते हैं। पेयरिंग का मतलब हो गया कि अलग अलग रिक्वायर्ड गियर रेशियो के अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया कि जो ले शाफ्ट का गियर है और जो मेन शाफ्ट की गियर है उन दोनों की पेयरिंग करके उनकी कांस्टेंट मैशिंग करा देते हैं। मतलब वो इनको हम मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से करते हैं कि दोनों गियर मैन्युफैक्चर के टाइम पे ही आपस में मैशिंग रहे। हमें जब गियर को बदलना होता है तो उस समय हम गियर्स को स्लाइड नहीं कराएंगे, सिर्फ डॉग क्लच को स्लाइड करा करके रिक्वायर्ड गियर रेशियो में जा करके हम आउटपुट शाफ्ट की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब वेरी कर सकते हैं अलग अलग रोड कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या होते हैं, सभी गियर्स आपस में मैशिंग में होते हैं। और स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स की तरह इसमें नहीं होता है कि गियर स्लाइड करें। कांस्टेंट मेश में अपने गियर रहेंगे, रिक्वायर्ड गियर रेशियो में प्राप्त करना है तो डॉग क्लच की सहायता से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगले में पॉइंट में लिखा हुआ है कि शिफ्टिंग प्रणाली जो यूज की जाती है वो डॉग क्लच की यूज की जाती है। इसमें डॉग क्लच की सहायता से ही हम रिक्वायर्ड जो पेयर्ड होता है आपका गियर रेशियो अकॉर्डिंगली, वो पहले से फिक्स होता है कि पहले गियर में कौन सा गियर रेशियो रहेगा, दूसरे तीसरे चौथे, जिस हिसाब से भी आपकी गाड़ी की गियर बॉक्स के हैं, 4 स्पीड गियर बॉक्स है या 5 स्पीड गियर बॉक्स है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी डॉग क्लच की संख्या लगी होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम शिफ्टिंग किसके थ्रू करवा रहे हैं? सिलेक्टर मैकेनिज्म के थ्रू, डॉग क्लच को आगे पीछे स्लाइड करा करके। जनरली एक कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में 4 स्पीड और 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन होता है जो नॉर्मली आते हैं। हालांकि आपको ये 3 स्पीड और 1 रिवर्स मैनुअल में भी मिलता है और 5 स्पीड विद 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी मिलता है। तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का सिंपली मतलब इतना ही है कि जो गियर्स होंगे यहाँ पेयर में होंगे और पहले से उनकी कांस्टेंट मैशिंग होगी, हमें गियर्स को आगे पीछे स्लाइड नहीं कराना है। स्लाइड आगे पीछे कौन करेगा? स्प्लाइन शाफ्ट पर, आउटपुट की शाफ्ट की स्प्लाइन शाफ्ट पर, वो कौन करेगा? डॉग क्लच की सहायता से हम रिक्वायर्ड गियर रेशियो को प्राप्त करेंगे जो है। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम ये जानते हैं कि जो गियर्स होते हैं इनमें जो हम गियर्स का यूज करते हैं वो हेलिकल और आपके हैरिंग बोन गियर्स का हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो इंगेजमेंट होता है, जो मैशिंग होती है गियरों की, बहुत स्मूथ होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये एक हैरिंग बोन का फिगर है। जैसे अगर इसी एक हेलिकल गियर क्या होता है कि जो आपकी जो आउटर सरफेस होती है, जो राउंड सरफेस होती है, सर्कमफ्रेंशियल सरफेस होती है, उस पर एक डायरेक्शन में टीथ कटे होते हैं तो उसको हम हेलिकल गियर कहते हैं। एंगल पे टीथ कटे होते हैं तो उसको हेलिकल गियर कहते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड से हो, जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कि गियर एक ही है लेकिन जो हेलिक्स हैं वो 2 साइड से हेलिक्स चल रहे हैं आपके, जो है 2 अलग अलग एंगलों पे हेलिक्स चल रहे हैं, मतलब डबल हेलिक्स हमने काटे हुए एक ही आउटर सरफेस पे, तो उसको हम हैरिंग बोन गियर कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो एक्सियल लोड होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, गियर के डैमेज होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, एकदम से लोड ना आ जाए, जर्क ना आ जाए, उसको बियर करने के लिए हम हैरिंग बोन गियर का यूज करते हैं। ये हेलिकल गियर का एक मॉडिफाइड फॉर्म है।
तो इनका हम यूज़ करते हैं। इसकी तुलना में क्या होता है आपका, ये अधिक शांत होता है, नॉइजी नहीं होता है, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि इस पर गियर आपका मैनुअल बॉक्स मीटर लगा रहता है, तो वो आपका नॉइजी ऑपरेशन होता है। तो ये आपका एक मोटा मोटा रूप हो गया कि हमारी ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, कांस्टेंट गियर बॉक्स का क्या काम होता है, कैसे इसकी रूपरेखा होती है। अब जान लेते हैं इसके मुख्य अंगों के बारे में। इसमें भी पूर्व के गियर बॉक्स की तरह शाफ्ट लगी होती है। शाफ्ट यहाँ पे 3 तरह की शाफ्ट होती हैं आपकी। पहला है आपका मेन शाफ्ट, दूसरा ले शाफ्ट, तीसरा आपका क्लच शाफ्ट होता है। पहले जान लेते हैं हम लोग कि मेन शाफ्ट क्या होती है। इसे हम आउटपुट शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि फिर आगे आपकी प्रोपेलर शाफ्ट से एक्सटेंशन, प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए फिर डिफरेंसेस होते हुए आपके पहियों तक पहुंच जाती है। इसको इसीलिए हम इसको आउटपुट शाफ्ट कहते हैं, गियर बॉक्स के शाफ्ट को। ये एक स्प्लाइन शाफ्ट होती है, जैसा मैं बहुत में बता चुका हूँ कि इसी स्प्लाइन शाफ्ट के साथ साथ आपके डॉग क्लच असेंबल होते हैं। जितने आपके गियर होंगे उतने आपके डॉग क्लच की असेंबली लगी होती है आपकी शाफ्ट पर, मेन शाफ्ट पर ही डॉग क्लच की असेंबली लगी होती है, जिससे क्या होते हैं आपके ये गियर्स पे घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आगे पीछे स्लाइड कर सकता है आपका इसी शाफ्ट के ऊपर डॉग क्लच, और रिक्वायर्ड रेशियो में प्राप्त होता है। अगला है आपका लेज शाफ्ट। लेज शाफ्ट क्या होती है आपकी, क्लच शाफ्ट या फिर इनपुट शाफ्ट और मेन शाफ्ट के बीच में एक शाफ्ट लगी होती है समानांतर में, जिसको हम इंटरमीडिएट शाफ्ट या फिर काउंटर शाफ्ट भी कहते हैं। शाफ्ट और क्लच शाफ्ट के बीच ये लगी होती है। इसका देखिए जो मुख्य कार्य है कि आपकी जो मेन शाफ्ट की जो गियर्स हैं और लेज शाफ्ट गियर की मैशिंग कराना, ताकि हमें अलग अलग गियर रेशियो हमें प्राप्त होते रहे। इनमें जो, जैसा कि हम कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो जो लेज शाफ्ट का गियर होगा वही मेन शाफ्ट के गियर्स के साथ पेयर बना के कंटिन्यूसली वो मैशिंग में रहता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम से ही। तो ये इस गियर बॉक्स के शाफ्ट की बात होगी। क्लच शाफ्ट जैसे बारे में आप जानते हैं कि इसे हम इंजन आउटपुट को गियर बॉक्स में ले जाता है। इसका मेन काम हमारा यही होता है कि जो आपकी इंजन की जो पावर आ रही है वो क्या नाम है आपकी, किस पे आती है, आपकी क्रैंक शाफ्ट, फिर फ्लाई व्हील, देन क्लच से होते हुए वो आपके इन गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट पर जाती है, जिसे हम क्लच शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उसका काम यही होता है कि आपकी इंजन की आउटपुट को अपने गियर बॉक्स पर लेके आना। इसी वजह से हम गियर शाफ्ट का इनपुट शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम एक ही हैं, आप इसके इनपुट शाफ्ट बोल सकते हैं या फिर क्लच शाफ्ट बोल सकते हैं। आगे भी इसका हम देख सकेंगे कि लोकेशन किस तरह से होती है इसकी। दूसरा मेन पार्ट होता है इसका डॉग क्लच। शाफ्ट के बारे में बात कर लिया कि 3 तरह की शाफ्ट होती है, मेन शाफ्ट, ले शाफ्ट एंड क्लच शाफ्ट। अब बात करते हैं डॉग क्लच। डॉग क्लच देखिए इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसका जो मेन काम होता है, उसका मेन काम यही होता है कि देखिए जब हमें गियर्स की मैशिंग चाहिए, गियर्स की मैशिंग विदाउट नॉइज ऑपरेशन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो ले शाफ्ट की जो स्पीड हो और जो आउटपुट शाफ्ट की स्पीड हो वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब एक स्पीड कर दोनों मैच कर जाएंगी दोनों शाफ्टों की। उस समय जब हम जो गियर्स की मैशिंग होगी, गियर्स को हमें चेंज करना होगा, वो बहुत ही स्मूथली हो जाता है, बिना नॉइज के साथ होगा और गियर्स के टूटने के चांसेस, गियर के दांतों के टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, नाम मात्र के रह जाएंगे। गियर्स आपके सुरक्षित रहेगा, गियर बॉक्स हमारा सेफ रहेगा। उस काम को कराने के लिए हमारा कौन करता है, आपका डॉग क्लच लगा होता है। डॉग क्लच में जो हम जो ले शाफ्ट और मुख्य शाफ्ट को जोड़ता है, यहाँ पे हम घर्षण के द्वारा नहीं, हस्तक्षेप का मतलब यहाँ से ही होता है। हस्तक्षेप की मतलब है कि इंटरफेरेंस की सहायता से, धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि डॉग क्लच में 2 पार्ट होते हैं, भी आगे मैं बता दूंगा आगे अगली स्लाइड में। अभी हम ये जान लेते हैं कि जो डॉग क्लच होता है वो आपका मेन शाफ्ट पे लगा होता है, जिसका एक काम होता है कि ले शाफ्ट और मुख्य शाफ्ट की स्पीड को एक कांस्टेंट ला करके फिर गियर की स्मूथली चेंजमेंट कराना, गियर की चेंजमेंट को स्मूथली प्रोवाइड कराना, ये हमारा डॉग क्लच का काम होता है। और जिसके कारण क्या होता है, हमारा उपयुक्त गियर अनुपात, गियर जोड़ी के साथ, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग गियर्स की पेयरिंग करके अलग अलग गियर रेशियो प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग रोड कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें किस समय कौन सा गियर रेशियो चाहिए, वो सेलेक्टर के अकॉर्डिंगली फिर डॉग क्लच को इन्फॉर्म करते हुए फिर वो हमें रिक्वायर्ड गियर रेशियो में प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए हम लोग डॉग क्लच का उपयोग करते हैं जो। ठीक, तो एक कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में अगर हम एक क्लच की बात करें, एक गियर की बात करें, एक गियर पेयर्स की बात करें, तो वहाँ पे हम 2 डॉग क्लच यूज करते हैं। 2 डॉग क्लच का मतलब हो गया कि जो डॉग क्लच होता है 2 प्लेटों में बना होता है, 2 राउंड्स प्लेटें होती हैं जिनमें पे प्रोट्रूजन और रेसेस बने होते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या होता है ये चीज़। देख सकते हैं आप फिगर में कि यहाँ पर एक डॉग क्लच का फिगर दिया हुआ है। एक आपका ब्लू पार्ट है, आपका वायलेट पार्ट है। जो वायलेट वाला पार्ट है आपका मतलब बैगनी पार्ट है, इसी को हम लोग डॉग क्लच कहते हैं। और ये जो आपका जो ब्लू पार्ट है ये आपका
गियर्स, जो आपका गियर किस में लगा हुआ है, मेन शाफ्ट गियर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो डॉग क्लच जो लॉकिंग करता है गियर्स की, वो आपके मेन शाफ्ट पर लगे हुए गियर्स को करता है। अब वो बात कर लेते हैं करता कैसे। मैंने बता दिया आपको, जो बैगनी वाला पार्ट है आपका कलर का, वो आपका डॉग क्लच है, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो आपका गियर्स है, जो है जिस पे हमें ये काम कराना है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसमें स्लॉट्स कटे हुए हैं, जो ये जो स्लॉट्स कटे हुए हैं, दो तरह के स्लॉट कटे होते हैं, दो राउंड प्लेट होती हैं डॉग क्लच की, एक में प्रोट्रूजन बने होते हैं मतलब स्लॉट कटे होते हैं, और दूसरे में रेसेस बने, रेसेस मतलब खाली जगह जहां पर जो उभरा हुआ स्लॉट है रेसेस वाले पार्ट में जाकर के इंटर आसानी से कर सके और वो फिक्स हो सके। जैसा कि पहला फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो स्लॉट कटा हुआ देख सकते हैं आपका क्लच वाले में, आपके जो गियर वाले में कटा हुआ है, और दूसरा ये जो कटा हुआ ये आपका रेसेस है, ये आपका डॉग क्लच में कटा हुआ है आपका, जिसको कॉलर है, कॉलर सपोर्ट करने के लिए होता है इसकी, ताकि रोटेशन आसानी हो सके, और कॉलर ही आगे पीछे स्प्लाइन शाफ्ट पर मूव करता है, मतलब डॉग क्लच पूरा आगे पीछे मूव करता है, जिससे इजीली आपकी जो रेसेस होता है डॉग क्लच का, वो आपके जो प्रोट्रूजन होते हैं आपके गियर्स के, उसके साथ जा करके जब हम गियर सेलेक्टर लगाते हैं, उसको मूव कराते हैं लीवर की सहायता से, तो डॉग क्लच आगे मूव करते करते जो इसका प्रोट्रूजन पार्ट जो होता है आपका गियर के साथ, उसके साथ जाकर ये लॉक हो जाता है। और लॉक होते ही आप देख सकते हैं अगले फिगर में, इस वाले फिगर में, कि देख सकते हैं ये पोर्शन देखिए किस तरह से लॉक हो गया है। ब्लू वाला पार्ट जो था आपका स्लॉट जो बाहर निकला हुआ था, वो अंदर जाके देख सकते हैं बैगनी वाला पार्ट अंदर जाके सेट हो गया। सेट हो गया मतलब अब दोनों पार्ट क्या करेंगे, एक तरफ से रोटेट करने के, मतलब अभी जो आपका गियर्स फ्रीली मूव कर रहा था, मतलब आपकी आउटपुट शाफ्ट मूव नहीं कर रही थी। आउटपुट शाफ्ट तब मूव करेगी जब आपका डॉग क्लच आगे जाते हुए आपके उस गियर्स को लॉक कर दे। जैसे वो लॉक कर देगा तो अब क्या कर देगा, जो गियर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है, जैसे डॉग क्लच उसके साथ अटैच हुआ, डॉग क्लच रोटेट करने लगेगा, और आपकी आउटपुट शाफ्ट उसी स्पीड से, जिस गियर्स की स्पीड के साथ आप रोटेट कर रहा है वो गियर, क्योंकि जैसा गियर का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड होगी, उसी स्पीड से क्या होगा, वो आउटपुट शाफ्ट को घुमाना स्टार्ट कर देगा। उसका मतलब हमारी जो गियर बॉक्स का जो आउटपुट शाफ्ट है वो मूव करने लगेगा, गाड़ी हमारी आगे की तरफ चल देगी जो। तो ये है इसकी वर्किंग के बारे में हमने जान लिया। एक बार फिर से बता देता हूँ कि दो पार्ट में ये बना होता है आपका, दो राउंड प्लेटें होती हैं, एक आपकी जो आपका डॉग क्लच होता है उसमें स्लॉट कटे होते हैं, और दूसरे स्लॉट आपके जैसे देख सकते हैं डॉग क्लच में कटा हुआ, दूसरा स्लॉट आपका ये ब्लू पार्ट वाला है इसमें गियर्स में कटा होता है। इन दोनों की जो स्लॉट होते हैं, एक को प्रोट्रूजन कहते हैं, एक को दूसरे को रेसेस कहते हैं। जो प्रोट्रूजन वाला पार्ट रेसेस में जाता है तो दोनों लॉक हो जाते हैं, पूरी लॉकिंग मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। जैसे लॉक हो जाता है वैसे ही क्या होगा आपका, जिस स्पीड से आपका गियर, जिस गियर रेशियो में हमने डॉग क्लच को इंगेज कराया है, जिस गियर पेयर के साथ उसका इंगेजमेंट कराया है, उसी गियर की स्पीड को मैच करते हुए आउटपुट शाफ्ट उसी स्पीड के साथ रोटेट करने लगेगा, और गाड़ी हमारी उसी स्पीड से रन कर जाएगी, फॉरवर्ड मोशन चली जाएगी आपकी जो है। तो इस तरह से हमारी डॉग क्लचिंग वर्किंग करती। दूसरे देख सकते हैं ये देखिए एरो बना रखा है, ताकि मतलब कि आपकी जो पावर है, जो स्पीड है, वो आपकी आउटपुट शाफ्ट में आ गई, आउटपुट शाफ्ट में रोटेट करना शुरू कर दिया है। और ये देख सकते हैं एरो वाला सिंबल है आपका बैगनी वाला, मतलब जब हमने गियर लीवर की सहायता से, सेलेक्टर मैकेनिज्म की सहायता से इसको आगे तरफ स्लाइड करा करके आपके गियर के प्रोट्रूजन पार्ट से इंटरलॉक करा दिया डॉग क्लच को, आपका स्लाइड करते हो डॉग क्लच उससे जा करके मैच कर गया, इंटरफ्रेंस करके उसने उसकी मैचिंग कर ली, तो मैचिंग करते ही आपकी आउटपुट शाफ्ट अपनी रोटेट करने लगी। तो ये आपकी डॉग क्लच की वर्किंग हो गई आपकी। चलिए आगे जान लेते हैं। तीसरा जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपका गियर्स। गियर जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पर स्पर गियर हटा देते हैं, क्योंकि नॉजी ऑपरेशन होता है स्पर गियर के साथ में जाने में गियर बॉक्स में। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, दो तरह के गियर यूज़ करते हैं, हेलिकल गियर्स का यूज़ करते हैं और साथ साथ बेवल गियर का यूज़ करते हैं। हेलिकल गियर सिंपली मैंने पहले फिगर दिखा चुका हूँ आपको पिछले स्लाइडों में, कि जो आपकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो बना होता है आपका, है ना, जो गियर्स होता है उसके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पर कोणी दांत, एक एंगल पे दांत कटे होते हैं जिसे हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। और जो बेवल गियर्स में क्या होता है, कोनिकल क्रॉस सेक्शन, उसका जो सर्कमफ्रेंस बेलनाकार ना हो करके कोनिकल होता है, और उसकी मेटल बॉडी पर ही आपके कोणी दांत कटे होते हैं। इसका जनरली यूज वहां किया जाता है जब हमें 90 एंगल में पावर को ट्रांसफर करना हो। तो इन दोनों गियर्स को, और साथ साथ एक हैरिंग बोन गियर, उनका भी यूज करते हैं हम अपने कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में, जिससे आपका जो ऑपरेशन होता है बहुत स्मूथ होता है, नॉइजलेस रहता है आपका जो है, इस वजह से हम इसको हम यूज करते हैं। तो ये तो आपके तीन मेन पार्ट हो गए, क्लच हो गए, शाफ्ट के बारे में बात कर लिया, देन डॉग क्लच, तीसरा मेन पार्ट आपका क्या हो गया, गियर्स हो गया। अब देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ कैसे होती है, इस लेआउट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देख सकते हैं
आपका जो ग्रीन पार्ट है ये आपका ग्रीन पार्ट है आपका इंजन वाला पार्ट है, आपका इंजन शाफ्ट बोल सकते हैं या फिर क्लच शाफ्ट या फिर गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट के नाम से जाते हैं। इस यही आपको आपके इंजन से पावर को लेकर के आता है गियर बॉक्स में। देन वो गियर आपका देख सकते हैं रेड वाले पार्ट से अटैच होता है, कंटिन्यूसली अटैच रहता है। जैसे जैसे आपकी पावर आएगी आपकी क्लच शाफ्ट में, इनपुट शाफ्ट में, वैसे वैसे आपकी ले शाफ्ट मूव कर रहेगी। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ले शाफ्ट का गियर है जो मैंने अभी सर्किल किया है, जो ले शाफ्ट का गियर है रेड वाला, वो आपका जो आउटपुट शाफ्ट का ब्लू वाला गियर है, ब्लू कलर वाले गियर के साथ देख सकते हैं कांस्टेंट मैच में है। ये देखिए ये भी कांस्टेंट मैच में है, यहाँ भी देख सकते हैं कांस्टेंट मैच में, यहाँ भी कांस्टेंट मैच में, यहाँ भी कांस्टेंट मैच, मतलब अलग अलग गियर की लोकेशन नहीं है। जैसे हमने पूर्व के प्रशिक्षण में देखा था स्लाइडिंग मैच वाले गियर बॉक्स में कि गियर की लोकेशन अलग अलग थी दोनों शाफ्ट में। यहाँ पे मैंने देखिए क्या कर सकता है, क्या कर दिया देखिए ना कि पेयर बने हुए हैं, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये सब पेयरिंग ऑटोमेटिकली पहले से मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स के नाम से जाना जाता है ना। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स। ये बात कर ली हमने, ठीक। देन ये पार्ट देख सकते हैं आपका बैगनी कलर का, ये आपका डॉग क्लच है ना। देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 2 3 4 5 आर रिवर्स, मतलब 5 स्पीड विद 1 रिवर्स, मतलब 5 फॉरवर्ड मोशन होंगे और 1 आपका रिवर्स मोशन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉग क्लच का यूज किया गया है हमारा, और ये डॉग क्लच आपके आगे पीछे इसी तरह से ये मूव करते हैं आपके जो है। ये आपके डॉग क्लच देख सकते हैं, ये आपकी सेलेक्टर मैकेनिज्म है जो आपकी गियर लीवर की सहायता से जुड़ी होती है, जो ड्राइवर के कंट्रोलिंग के हाथ में होती है कि हमें कब गाड़ी को पहले गियर में लगाना है, दूसरे तीसरे चौथे या फिर नीचे गियर तारना है, वो हमारे हाथ में होता है, जो कि किसको मूव कराते हैं, डॉग क्लच को मूव कराते हैं। यहाँ पे स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स की तरह नहीं है कि हमने गियर्स को सेलेक्टर मैकेनिज्म की सहायता से हमें गियर्स को आगे पीछे रोटेट करना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ हम किसको आगे पीछे स्लाइड कराएंगे, स्प्लाइन शाफ्ट पर डॉग क्लच को। डॉग क्लच जिस पर्टिकुलर गियर के साथ अटैच होगा उसी गियर्स की जो स्पीड होगी वही स्पीड आपकी आउटपुट शाफ्ट में आ जाएगी और आउटपुट शाफ्ट उसी स्पीड से मूव करेगा। पहले गियर में जानते हैं आप, पहले गियर में क्या होता है आपका पहले गियर में क्या होगा, टॉर्क हमें ज़्यादा चाहिए, मतलब स्पीड कम होगी तो गियर बड़ा होगा, तो गियर बड़े वाले गियर के साथ अटैचमेंट कराएंगे डॉग क्लच को, तो उस स्पीड के साथ आउटपुट करेगा। धीरे धीरे हमें टॉर्क कम करते जाते हैं, टॉर्क कम होता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, गियर को चेंज कर दूसरे गियर में लाएंगे, तो डॉग क्लच फिर दूसरे गियर को वो लॉक कर देगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते रिवर्स गियर तक सारा ऑपरेशन कराते हैं। तो हमने ये देख लिया, और आउटपुट शाफ्ट की जो स्पीड होती है वो फाइनली आपकी डिफरेंशियल से होते हुए आपकी प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए डिफरेंशियल से जाते हुए फिर वो फाइनली पहियों पे जाती है और गाड़ी हमारी चल जाती है। तो ये एक मोटा मोटा लेआउट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आगे बात कर लेते हैं कि जो इसका पावर का फ्लो होता है वो किस तरह से होता है। पावर का फ्लो से मतलब है कि अलग अलग गियर्स में अलग अलग गियर रेशियो में किस तरह से गियर्स की लॉकिंग होती है, अरेंजमेंट किस तरह से होता है पावर के फ्लो का। तो देख सकते हैं इसमें पहले गियर में क्या है कि जो पहले गियर में ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो रेड पार्ट है इस तरह से फ्लो दिखाया गया है कि किस तरह से किस गियर्स के होते हुए कौन सा गियर पहले गियर में रोटेट करेगा और आउटपुट शाफ्ट को पावर दे करके घुमाएगा, उसको टॉर्क देगा और स्पीड देगा उसी अकॉर्डिंगली। तो उसके बारे में इसमें बात करिए। तो देखिए इसमें किया क्या है कि जैसे ही आपने गाड़ी को ऑन किया, इग्निशन ऑन किया, चाबी लगाई आपको, आप क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट हो गई। वैसे क्या होगा, आपने पहले गियर में आप डालते हैं क्लच दबा करके, धीरे से रेस देते हैं, गाड़ी आपकी आगे की तरफ चल देती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका क्लच शाफ्ट घूमेगी, क्लच शाफ्ट का नंबर 1 गियर घूमेगा, तो नंबर 1 गियर देख सकते हैं ये उसी समय पे जैसे नंबर 1 गियर घूम जाएगा तो ले शाफ्ट का नंबर 2 गियर घूम जाएगा। अब हमने पहला गियर लगाया, पहले गियर का मतलब क्या होगा, हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो उस गियर बॉक्स को जो सबसे बड़ा गियर होगा वो एक्शन के मोड में आएगा, डॉग क्लच उससे अटैच करेगा। देख सकते हैं इस वाले पोर्शन में, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं कि 6 नंबर वाला गियर सब में सबसे बड़ा गियर है जो है, उस गियर में डॉग क्लच की इंगेजमेंट होगा। जैसे डॉग क्लच उस छठे वाले गियर को लॉक कर देगा तो ले शाफ्ट के 5वें गियर घूमेगा, तो छठा गियर भी ऑटोमेटिकली रोटेट कर रहा होगा, लेकिन उस समय वो फ्री है, शाफ्ट पर फ्री है। उस स्पीड जिस स्पीड से आपका छठा गियर घूम रहा है आउटपुट शाफ्ट का, आपकी आउटपुट शाफ्ट नहीं घूमेगी। जैसे ही आपका डॉग क्लच उसको इंगेज करेगा, अब क्या होगा, वो एक पूरी यूनिट की तरह काम करेगा। जैसे जैसे आपकी पावर आती जाएगी ले शाफ्ट के 5वें गियर से छठे गियर में, जो आउटपुट शाफ्ट का जो छठा नंबर का गियर है जैसे घूमना शुरू कर देगा, उसी बड़े वाले गियर की स्पीड को मैच करते हुए आपकी आउटपुट शाफ्ट रोटेट कर जाएगी और गाड़ी हमारी आगे की तरफ चल जाएगी। तो ये आपका पहले गियर्स का अरेंजमेंट होता है। दूसरे गियर में देखिए क्या करते हैं कि दूसरे गियर में
टॉर्क कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब टॉर्क कैसे कम करना है कि उससे छोटा गियर। तो आप देख सकते हैं कि ये उस छठे गियर से उठा करके अब हम चौथे गियर पे आ गए। सेम काम वही है, आपको क्लच दबाना है, गियर को चेंज करना है, दूसरे गियर में डाल दिया हमने गाड़ी, पावर आने लगी आपकी क्लच शाफ्ट से होते हुए लेयर शाफ्ट गियर होते। अब लेयर शाफ्ट का 3 नंबर वाला गियर किसको पावर दे रहा है? आउटपुट शाफ्ट के 4 नंबर वाले गियर को। कब आपकी 4 नंबर वाले गियर की पावर आपकी आउटपुट शाफ्ट जाने लगेगी? जब आप सेलेक्टर मैकेनिज्म की सहायता से उस डॉग क्लच को चौथे वाले गियर से लॉक करा दोगे। जैसे लॉक हो जाएगा उसी समय क्या हो जाएगा, जो चौथा गियर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा उसी स्पीड से वो आउटपुट शाफ्ट को घुमाने लगेगा और पावर हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। गाड़ी दूसरे गियर में पड़ जाएगी और गाड़ी का टॉर्क कम हो जाएगा और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी आपकी। तो ये आपकी फंक्शनिंग हो जाती है आपकी दूसरे गियर में। देन तीसरे गियर में क्या होता है? तीसरा गियर को हमने यहाँ पे हम 3 स्पीड की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट स्पीड गियर होता है उसी को हम टॉप गियर के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर 4 स्पीड का बॉक्स है तो चौथा गियर टॉप गियर होगा, 5 है तो 5वां होगा, 3 है जैसे यहाँ पे तो तीसरा गियर को ही हम लोग बोलेंगे टॉप गियर। तो जो भी टॉप गियर है उस कंडीशन में क्या होता है कि ले शाफ्ट का अरेंजमेंट तो वैसे ही रहता है, लेकिन जो लॉकिंग करेंगे वो हम टॉप गियर का मतलब होता है कि जिस स्पीड से इनपुट शाफ्ट रोटेट करेगा उसी स्पीड से हम आउटपुट शाफ्ट को रोटेट कराना होगा। ये बात होती है जब हमारी गाड़ी टॉप गियर में चौथे गियर या 5वें गियर जैसा भी गियर बॉक्स है उस हिसाब से हमें रोटेट कराना है, तब हमें डायरेक्टली उसको मैच करा देना होता है इनपुट शाफ्ट की। तो देख सकते हैं यहाँ पे उसी दूसरे से तीसरे गियर में जैसे ही पहुंचेंगे डॉग क्लच आगे तरफ मुंह फराते हैं हमने, सबसे छोटा गियर जो उसमें गियर बॉक्स में होगा उसका अरेंजमेंट हो जाएगा किससे? डायरेक्टली आपकी क्लच शाफ्ट वाले गियर से जो है, ठीक, क्लच शाफ्ट वाले गियर हो जाएगा। तो डायरेक्टली पावर आपकी क्लच शाफ्ट से होते हुए आपकी मेन आउटपुट शाफ्ट में पूरी इक्वली पावर ट्रांसमिट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम टॉप गियर, मतलब टॉप स्पीड में गाड़ी। इस समय टॉर्क सबसे कम होगा बॉक्स का, गियर बॉक्स का, और स्पीड सबसे ज़्यादा होगी जो है। इसी स्पीड से हमारी गाड़ी टॉप स्पीड में रोटेट करती है। ये बात होगी हमारी टॉप गियर की। देन बात कर लेते हैं रिवर्स गियर की। जैसे मैंने बताया रिवर्स गियर में और कुछ नहीं होता है, बस क्या करते हैं जो सबसे बड़ा गियर होता है उसी से हम रिवर्स गियर का भी काम चला लेते हैं। कैसे कि बीच में जो होता है एक आइडलर गियर, जैसे नाम यहाँ देख सकते हैं कि जो 9 नंबर का गियर है उसको बोलते हैं आइडलर गियर। आइडलर गियर का मतलब इसका कुछ काम नहीं होता, सिर्फ काम होता है कि डायरेक्शन, स्पीड की, पावर की डायरेक्शन को चेंज कर देना। भाई अभी क्या होता है इनपुट शाफ्ट भी क्लॉकवाइज घूमती है और अगर हमें गाड़ी को आगे घुमाना है तो आउटपुट शाफ्ट की स्पीड भी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो अब हमें गाड़ी को पीछे तक घुमाना है तो जब गाड़ी फॉरवर्ड में तब मोशन करती है जब आउटपुट शाफ्ट की डायरेक्शन हो क्लॉकवाइज। तो अब अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो क्या करते हो आएगी गाड़ी की डायरेक्शन विपरीत दिशा में हो जाएगी, गाड़ी पीछे की तरफ भागने लगेगी। तो सिंपली हम क्या कर देते हैं कि एक गियर आइडल गियर, एक गियर नॉर्मल जैसे गियर होता है उसको हम बीच में अटैच करा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आउटपुट शाफ्ट की जो में लगा हुआ जो गियर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। गाड़ी हमारी पीछे की डायरेक्शन में आपकी चलने लगेगी, आपकी गाड़ी आपकी पीछे डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। तो इस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है आपकी। सारांश में देखिए आज में हमने ये जाना कि मैनुअल ट्रांसमिशन का जो एक पार्ट होता है स्लाइडिंग गियर बॉक्स, उसमें क्या कमियां थी, कैसे दूर कराने के लिए अगले जनरेशन का गियर बॉक्स आया जो कि हमारा कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसकी कार्यविधि के बारे में जाना, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके लेआउट के बारे में जाना, कहाँ किस अंग किस तरह से लगे होते हैं, क्यों इसे हम कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स कहते हैं, क्योंकि पेयरिंग हमारी हमेशा गियर्स की कांस्टेंट मेश में रहती है, इस वजह से कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स कहते हैं। और अलग अलग गियर रेशियो हमें किस तरह से प्राप्त होते हैं अलग अलग गियर अरेंजमेंट में, उसके बारे में हमने जाना। ये सब चीज़ों के संदर्भ में हमने आज प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी करी। आज की जो प्रशिक्षण है उसको निम्नलिखित की सहायता से कंप्लीट कराया गया है। आप इसको जा करके जैसे कि पहली है wikipedia.org/wiki.automobile, यहाँ पे जा करके आप और भी इसकी डिटेल स्टडी प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी जो लोकल बुक मतलब टेक्स्ट बुक जो आपके ITI में जो उपलब्ध कराई गई होगी वहाँ पे RK कालिया सर द्वारा लिखी गई जो है और K बिला सर द्वारा लिखी हुई, इनको आप प्राप्त कर सकते हैं जो है और भी डिटेल स्टडी। आज मैंने आपको आज के प्रसंग कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स क्या होता है उसकी कार्यविधि के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आज का ये प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।